बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको कुछ टाइप्स स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। आई थिंक ये दो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, ऐसे ही है? यस सर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड कंपनी। अगर कोई क्वेश्चन बेटा पूछना है लास्ट क्लास में से तो पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Anyone, if you want to ask any question from the previous class, तो आप बेटा पूछ सकते हैं अभी। ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे हम थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस से। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मैंने बताया था कि इट्स वन मैन शो, जिसमें एक ही बंदा मालिक होता है, वही प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार होता है। पार्टनरशिप के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब वो बिजनेस को रन करते हैं और वो पार्टनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा वो भी अनलिमिटेड होती हैं, और पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा वो भी अनलिमिटेड होती हैं। थर्ड मैंने बताया था कंपनी। कंपनी के बारे में बेटा मैंने आपको ये जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को बेटा हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पेप्सी कंपनी, आप कहते हैं कोक कंपनी, आप कहते हैं नेस्ले कंपनी। इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाई इसको हम एज अ ह्यूमन बींग्स क्यों ट्रीट करते हैं? उसकी बेटा रीजन ये होती है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है, और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। What does mean by management and what does mean by ownership? देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि वही बंदा मालिक होता है, और वही बंदा बेटा जो है वही बिजनेस को रन कर रहा होता है, वही मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मेडिकल स्टोर बनाया है तो मैं उसी मेडिकल स्टोर का मालिक भी हूँ और उसी मेडिकल स्टोर का मैं मैनेजर भी हूँ। पार्टनरशिप के अंदर वही लोग पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, और वही लोग मैनेजमेंट होते हैं, वही लोग मैनेजर्स भी होते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है, और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। अब ओनरशिप कहां से आती है? एक वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे, शेयर का। कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर्स ऑफर करती है, और जो पर्सन उस शेयर को खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर्स कहलाएगा, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि शेयर क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये शेयर क्या होता है। ओके, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सिक्योरिटी। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, देन फिर मैं आपको इसके ऊपर वापस आऊंगा शेयर के ऊपर और शेयर होल्डर के ऊपर। सिक्योरिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल बेटा, आप एक किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, आप बैंक से कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या बेटा बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देगा? आप बैंक के पास गए, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक 10 लाख का लोन दे देगा आपको? नहीं देगा। क्या कहेगा वो आपसे? पहले कुछ सिक्योरिटी दो या रखवाओ। वो आपसे बेटा कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगेगा, यानी कोई चीज प्लेज करवाएं। वो में पॉसिबल आपसे कह सकता है जी अपनी गाड़ी प्लेज करवाएं, अपना घर प्लेज करवाएं, या कोई प्रॉपर्टी प्लेज करवाएं। तो जब आप प्लेज करवाएंगे उसके बाद जो है वो आपको लोन ऑफर करेगा। मतलब अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक का ये प्रोसीजर होता है कि वो आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है। और वो सिक्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है? मैंने बोला कि आपसे कोई प्रॉपर्टी मांगी जा सकती है, आपसे कोई घर मांगा जा सकता है, कोई भी चीज प्लेज करवाने को कहेगा। अच्छा, इसी तरह बेटा एक कंपनी है, वो मार्केट में आती है लोगों के पास और वो कहती है जी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दें। तो क्या आप कंपनी को पैसे दे देंगे? नहीं देंगे बेटा हम उनको पैसे। उसकी वजह क्या होगी? हम कंपनी से सिक्योरिटी मांगेंगे। अब बेटा कंपनी जो है वो आप अपने एसेट्स तो नहीं आपको देगी, ना ही वो आपको अपनी प्रॉपर्टी देगी। कंपनी क्या करेगी? कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे पेपर इशू करेगी। उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर, बैंक एक्सेप्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विद डिफरेंट नेम्स। और हर पेपर का मकसद क्या होता है? पैसा इकट्ठा करना। यानी फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक पेपर इशू किया, उसकी कीमत है 100 रुपया। हम कंपनी को 100 रुपया देंगे, वो पेपर ले लेंगे सिक्योरिटी के तौर पर, उस पर कंपनी की स्टैंप लगी होगी। उसको खरीदने का हमें क्या फायदा होगा?
कंपनी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपए का पेपर खरीदा, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो जब तक वो पेपर मेरे पास रहेगा मुझे 10% मिलता रहेगा। जैसे ही वो पेपर की मुद्दत खत्म होगी, उसकी एक मुद्दत होगी साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो पेपर मैं कंपनी को वापस करके अपनी ओरिजिनल अमाउंट में कंपनी से वापस ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो कंपनी जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे क्या इशू करेगी? पेपर्स इशू करेगी। अब हम लोग वो पेपर्स कैसे खरीदेंगे बेटा? हम लोग वो पेपर्स मार्केट से खरीदेंगे, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप्स के अंदर की कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। अच्छा, अगर उस पेपर का नाम शेयर है और आपने वो पेपर खरीदा है, तो बेटा यू आर कॉल्ड शेयर होल्डर। यानी जितने भी पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस भी नाम से अवेलेबल है, उसमें सिर्फ एक पेपर, ओनली वन पेपर जिसका नाम शेयर है, वो जो भी बंदा खरीदेगा वो बंदा शेयर होल्डर कहलाएगा। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पेप्सी कंपनी के इस वक्त शेयर खरीदे हैं, तो 500-600 शेयर खरीदा है, तो इस वक्त मैं पेप्सी का शेयर होल्डर कहलाऊंगा और मैं पेप्सी का ओनर कहलाऊंगा। अब मुझे नहीं पता इस वक्त पेप्सी कंपनी में क्या हो रहा है या पेप्सी कंपनी क्या काम कर रही है। पेप्सी कंपनी को चला कौन रहा है? ये देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा, मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मैनेजमेंट क्या है? ये मैनेजमेंट होते हैं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ कैसे आते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा आते हैं थ्रू वोट। और इनको वोट कौन डालता है? हर वो बंदा जिसके पास शेयर होगा वो बंदा वोट डाल सकता है। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद हमारे पास बीओडीज बन जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर कंपनी को चलाते हैं। वो मैनेजमेंट सेपरेट है। हम लोग शेयर होल्डर हैं, हम लोग सेपरेट है। हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि कंपनी के मामलात में इंटरफेयर करें। कंपनी को चलाना किसने है? बीओडीज ने चलाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चलाना है। और वो उनका मकसद क्या है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से चलाएंगे कि कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमें मिलेगा। कैसे? अगर आप किसी कंपनी का बेटा शेयर खरीदते हैं, अब याद रखिएगा बेटा, जो मैं आपको चीज जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सिर्फ शेयर खरीदेंगे, वो पेपर जिसका नाम शेयर है, तो आप कंपनी के ऑनर हैं। अगर आपने बॉन्ड खरीदा तो आप कंपनी के ऑनर नहीं है। आपने टी-बिल खरीदा, आप ऑनर नहीं है। आपने कमर्शियल पेपर खरीदा, आप ऑनर नहीं है। किसी भी और नाम से कोई भी पेपर अवेलेबल है, अगर आप वो खरीदेंगे तो आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ शेयर एक ऐसा पेपर है, इसको खरीदेंगे तो आप ऑनर कहलाएंगे। और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट दो तरह से मिलता है। डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। जितने भी पेपर्स के नाम बोले मैंने, किसी भी नाम से पेपर हो, उनके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यानी आप बॉन्ड्स खरीदेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा बॉन्ड्स का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बॉन्ड्स डजंट मीन दैट प्राइस बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ये भी एक पेपर है जिसपे कंपनी की स्टैंप लगी होगी और उसके ऊपर कोई फिक्स परसेंटेज आपको इंटरेस्ट की मिलेगी। मैं प्राइस बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, प्राइस बॉन्ड करेंसी होते हैं। आपने कमर्शियल पेपर खरीदा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने किसी और नाम से पेपर खरीदा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? ये देखिए मैंने क्या लिखा, आपको फिर दो चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा डिविडेंड और एक आपको मिलेगा कैपिटल गेन। Now the question is that what is dividend and what is capital gain? डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड बेसिकली होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं। और मार्केट में इस वक्त जो पेपर है वो 1 लाख पेपर है, यानी 1 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहा है। किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 500 शेयर है, किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है। टोटल 1 लाख शेयर जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या होता है कि जितना प्रॉफिट होता है उसको तकसीम किया जाता है जितने मार्केट में शेयर अवेलेबल होते हैं। तो पर शेयर आपके पास ये आंसर आ गया 5 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स के दरमियान 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 शेयर्स हैं, तो मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास 50 रुपीज डिविडेंड के आ जाएंगे। एक और पर्सन उसके पास 1000 शेयर है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 उनको 5000 डिविडेंड का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो पर शेयर डिविडेंड है ये चेंज होता रहता है। जितना ये प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ये डिविडेंड इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगले साल मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, तो ये जो डिविडेंड है ये 10 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। अगले साल मुझे 10 रुपए डिविडेंड के मिल जाएंगे। तो अगर आपने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो आपके दरमियान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, लेकिन बाकी जितने भी पेपर्स हैं मैंने बोला उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, एक तो आपको ये मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड मैंने क्या बोला? पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान हम तकसीम करेंगे उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी बात की समझ ना आए, मैं कोई Yes, तेज sir. बात बोल जाऊं तो बेटा आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर किसी पॉइंट की क्लियर ना हो बेटा आप मुझे वहीं पर रोक सकते हैं कि सर इसको दोबारा बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, कैपिटल बेटा गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, कुछ अर्से बाद, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने बाद वो 10 रुपए का शेयर 25 रुपए का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो आपने 10 का खरीदा था, 25 का आपने सेल कर दिया, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा आपको जो मिले दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कम भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि शेयर की प्राइस हमेशा बढ़ेगी, शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है, उसको हम कैपिटल लॉस बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई रिटर्न के अंदर हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल गेन के तौर पे लिखेंगे। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो शेयर आपको बेटा दो तरह से प्रॉफिट देगा, एक डिविडेंड की सूरत में और एक कैपिटल गेन की सूरत में। तो ये जो हमने मैनेजमेंट सिलेक्ट की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने सिलेक्ट किए हैं, इनका काम ये होता है कि ये कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जितना कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना डिविडेंड हमें ज्यादा मिलेगा। जितना कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, और जब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर खरीदने को आएंगे, और जब कंपनी के शेयर ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट है और जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो पेप्सी कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी के पैसे मार लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मिस्टर अदनान ने फ्रॉड किया। केस किसके ऊपर चलेगा? पेप्सी कंपनी के ऊपर, सैमसंग कंपनी के ऊपर, नेस्ले कंपनी के ऊपर, पेप्सको कंपनी के ऊपर, यानी कंपनी का नेम इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर कंपनी ने किसी से के साथ फ्रॉड किया तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। अगर आपकी कंपनी ने फ्रॉड किया, आपके ऊपर केस हो जाता है और आप केस हार जाते हैं, तो जो कंपनी को लॉस बियर करना पड़ेगा वो अल्टीमेट लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? वो हम लोगों को बियर करना पड़ेगा। वी आर द शेयर होल्डर। कंपनी लॉस में जाएगी तो हमारे डिविडेंड गिरेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी की प्राइसेस गिरेंगी। मैनेजमेंट ने तो अपनी सैलरियां लेनी है, इनको तो कोई कंसर्न नहीं है। सो दैट्स व्हाई इस मैनेजमेंट का काम ये है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। जितना कंपनी ज्यादा प्रॉफिट लेगी उतना ही ज्यादा फायदा हमें होगा। अंडरस्टैंड बेटा शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? यस सर। अच्छा, अब कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा वो लिमिटेड होती हैं। याद है मैंने लास्ट टाइम लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटीज का भी बताया था। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब था कि पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट, यानी ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उसको सेल कर दिया जाएगा। जबकि लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी। नो। अब मैंने आज पेप्सी कंपनी के शेयर खरीदे, 10 दिन के बाद पेप्सी कंपनी डूब जाती है, मैंने कोई 500 रुपए के शेयर खरीदे थे, तो उस 500 रुपए के बदले में अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं बेचूंगा कि मेरा घर बिक जाएगा, मेरी गाड़ी बिक जाएगी। नो, मुझे क्या लॉस होगा? ज्यादा से ज्यादा जो मैंने पेप्सी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया था मेरा वो डूब जाएगा। इसी वजह से कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब है कि कंपनी के जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा जो कंपनी के पर्सनल एसेट्स हैं। जिसको पैसे मिल गए, जिसको पैसे नहीं मिले, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। इसीलिए जब भी आपने किसी कंपनी के साथ काम करना है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर वो कंपनी फ्रॉड कर देती है, या वो कंपनी भाग जाती है, या वो कंपनी डूब जाती है, तो आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। अक्सर आपके टीवी पे ऐड वगैरह देखें, ड्रामा वगैरह देखें, तो लिखा आता है ना पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले प्राइवेट लिमिटेड, फ्लान कंपनी, जिसके एंड पे लिमिटेड का वर्ड लिखा होगा ना, उसका मतलब बेटा वो बिजनेस एक कंपनी है, यानी उसकी लायबिलिटीज जो है वो लिमिटेड लायबिलिटीज हैं। तो जब भी किसी बिजनेस के एंड पे लिमिटेड का वर्ड आए तो अंडरस्टूड होगा कि वो कंपनी के तौर पे काम कर रही है। ये था बेटा हमारा थर्ड बिजनेस जिसका नाम है कंपनी, जिसके अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है
और ऑनरशिप सेपरेट होती है। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। गोल ऑफ अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी का बेटा गोल क्या होता है। चलें, गोल ऑफ बिजनेस क्या है? अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किस मकसद के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर्टी आप कोई भी बिजनेस कारोबार शुरू करते हैं, मकसद क्या होता है कारोबार शुरू करने का? प्रॉफिट गेन के लिए सर। सिंपल बेटा, प्रॉफिट अर्निंग ही होता है ना, यस सर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस सर। यानी आपकी कोशिश होती है कि हर साल हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसी तरह बेटा कोई भी कंपनी, जो भी हमने पढ़ा है, इसका भी यही गोल होता है। मेन गोल ये होता है कि हमने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो इसका मतलब क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है उसका अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? शेयर होल्डर्स के ऊपर, उनकी दौलत में इजाफा होगा। कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो हमें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी। कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी। तो कोई भी बेटा कंपनी, इसका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या बेटा मैंने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ अ कंपनी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि बेटा शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफा कैसे होता है? दो तरह से, एक डिविडेंड की सूरत में और एक कैपिटल गेन की सूरत में। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, बेसिकली वो टॉपिक क्या है? वो ये है, सपोज दैट कि आपकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो भी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट सेपरेट है और ओनरशिप सेपरेट है, आपने बीओडीज को सिलेक्ट कर दिया, बीओडीज जो है वो कंपनी को रन कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखे और कंपनी के गोल को इग्नोर करना शुरू कर दे, तो बेटा फिर क्या होगा? फिर कंपनी प्रॉफिट की बजाय लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंस मैनेजर हूं एक कंपनी के अंदर, एक प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट कंपनी को फ्यूचर में लॉस देगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। तो मैंने क्या किया? मैंने कमीशन ले लिया, मैंने कहा कंपनी जाए बाहर में। अब हुआ क्या कि आप तो कमीशन लेके साइड पे हो गए, लेकिन कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया, तो उसकी वजह से नुकसान किसको हुआ? कंपनी को। और कंपनी को नुकसान होने का मतलब है किसको नुकसान हुआ? शेयर होल्डर्स को बेटा। क्योंकि जब कंपनी नुकसान में जाएगी तो हमारा डिविडेंड गिरेगा, कंपनी नुकसान में जाएगी तो कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी। तो जब बेटा आपकी मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं करेगी, बेटा अपने माइक म्यूट कर ले बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो माइक म्यूट रखिए। तमसील जमान बेटा अपना माइक म्यूट करें। जी हो गया। तो जब आपकी मैनेजमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट को कंपनीज के गोल के ऊपर बेटा फोकियत देगी, तो उस वक्त फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। अब फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोग वोटिंग के जरिए सिलेक्ट करते हैं एमएनएस एमपीएस को। अब इस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं, हमने एमएनए एमपीएस को सिलेक्ट कर लिया, एमएनए एमपीएस ने आके वजीर आजम, वजीर आला, सदर, सारी की सारी काबीना बैठ गई। अब वो जो लोग हैं वो मैनेजमेंट है और वी आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। अब वो जितना अच्छा कंट्री को चलाएंगे, फायदा किनको होगा? हम लोगों को फायदा होगा। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट को हमारे फायदे के ऊपर रखेंगे, एक सेकंड सर माइक बंद है आपका।
सर को कॉल आई थी इस वजह से, सर कॉल पे बात कर रहे हैं इसलिए। ओके बेटा, आवाज आ रही मेरी अब? यस सर। ओके सॉरी, मैंने माइक बेटा मेरा ख्याल म्यूट रखा हुआ था, मैं बोल रहा था। अच्छा चले, तो मैंने बोला बेटा जब आपकी मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं करेगी, यानी वो अपने पर्सनल बेनिफिट को फोकस देगी किसके ऊपर, अब कंपनी के गोल के ऊपर, यानी मैंने अपने बेनिफिट को सामने रखा, मैंने कंपनी के गोल को इग्नोर कर दिया, मैंने रिश्वत ली, मैंने प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है बेटा वो क्या करेगी, डेफिनेटली जब मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं करेगी तो वी आर द ओनर, हम कंपनी के मालिक हैं, तो हम उनसे पूछेंगे भाई आप लोग सही तरह से काम क्यों नहीं कर रहे, कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे फिर किसके दरमियान, बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, तनाजात क्रिएट होंगे, हम उनसे पूछेंगे भाई आप क्यों लॉस में गई, वो अपनी सफाइयां देंगे, हम अपनी बात कहेंगे क्योंकि हम भी लॉस में जा रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे और उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा था। अगर कहीं भी आपको वर्ड नजर आ जाए एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, तो बेटा एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स, यानी मालक और मैनेजमेंट के दरमियान जब तनाजात क्रिएट होते हैं तो उस तनाजा को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। और ये तनाजात क्यों क्रिएट होते हैं उसकी मैंने आपको रीजन बेटा बता दी। उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई कि अगर आपकी मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही, वो अपने बेनिफिट को फोकियत दे रही है कंपनी के बेनिफिट के ऊपर, तो फिर ये तनाजात क्रिएट होंगे। सपोज दैट ये प्रॉब्लम आ गई, अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है आपने मुझे बताना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप मालिक हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही, आपने मालिक बन के सोचना है, आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। अच्छे से अच्छा क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं और बुरे से बुरा क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं ठीक करने के लिए, बताएं। मालिक बन के सोचिए, यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर रही, वो गलत डिसीजन ले रही है, अब आपने उसको ठीक करना है। क्या अच्छे से अच्छा तरीका लगाया जा सकता है, क्या बुरे से बुरा तरीका अप्लाई किया जा सकता है उनको ठीक करने के लिए? सर सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि जो मैनेजमेंट होगी उसके ऊपर कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी ओनर को। किस तरह कंसंट्रेट करेंगे, चलिए मैं इसको कह देता हूँ कि जी आप उसको मॉनिटर करें, चलिए मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग करें कि जो लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे उनको पूछें कि आप सही तरह से काम नहीं कर रहे। देखिए अगर मेरे ऊपर कोई मॉनिटरिंग ना करे फॉर एग्जांपल, तो मेरा दिल करे मैं आपकी क्लास लूं, मेरा दिल करे मैं आपकी क्लास ना लूं, लेकिन अगर मुझे पता हो कि मुझे मॉनिटर किया जा रहा है तो मैं पॉसिबल मैं काम सही तरह से करना शुरू कर दूं। चलें, एक तो अगर मॉनिटरिंग, और अच्छे से अच्छा बेटा मालिक बन के सोचिए ना, यू आर द ओनर, आपने अपनी मैनेजमेंट ठीक करनी है, तो अच्छे से अच्छा तरीका बुरे से बुरा तरीका दोनों अप्लाई करें। तो सर उनको बंदा आपको पैकेजेस अच्छे नुकसान दें। पहुंचा रहा है, जी बोलें बेटा, जो भी आपके माइंड में आता है बोलें, पार्टिसिपेट किया करें बेटा। सर मैनेजमेंट को अच्छे पैकेज दे के, अच्छी सैलरी दे के भी कुछ सर मैनेजमेंट को चेंज भी कर सकते, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दें, उनको इंसेंटिव्स दे, उनको लालच दे, उन्हें बोले कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको ज्यादा बोनसेस देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। ओके, इन्होंने बोला चेंज कर दें, चले मैं ये भी लिख देता हूँ फायर फ्रॉम जॉब, आप उनको जॉब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ओके। और अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो आप उनको जॉब से निकाल दें। और बेटा क्या यूज किया जा सकता है, इंसेंटिव्स भी मैंने दे दिया, उनको लालच दें कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको ये बोनसेस देंगे, तो मे भी लोग ठीक हो जाएं। सर ये भी कह सकते हैं कि उनकी पे जो है वो लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे अगर उन्होंने अच्छा काम ना किया तो। चलें उसको लिए मैं आपको बोल देता हूँ वार्निंग्स, चलें ऐसे कर लेते हैं, आप उनको वार्निंग्स दें। इस तरह वार्निंग लेटर मिलता है ना कि भाई हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आप सही तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट टाइम भी सही तरह से काम ना किया तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, तो मे पॉसिबल कुछ लोग डर के ठीक हो जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेटा, कुछ लोगों को बाज दफा काम नहीं करना आता, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ लोग जानबूझ के गलती नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाएगी तो मे भी वो ठीक हो जाए, उनको ट्रेन करें। हो सकता है किसी को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहा लेकिन उससे काम करना नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे बंदों को ट्रेन करें। अच्छा ये कैसी चीज है, अगर आप उनको शेयर्स ऑफर कर दें, इससे प्रॉब्लम खत्म कम होगी।
आप अपनी मैनेजमेंट से कहें इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, तो कैसे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी? सर फिर वो सर, ये शेयर भी तो हो सकता है कि उनके होल्डर पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि वो मतलब वो अपनी मैनेजमेंट को सही तरह से चला सकें, ये भी तो हो सकता है। किनके पास रिसोर्सेज ना हो बेटा? मैनेजमेंट के पास, मतलब जिन चीज जो चीजें उन्हें रिक्वायर है कंपनी के पास, वही मे बी ना हो बेटा वो फ्री प्रॉपर हैंड तरीके होते से। हैं, वो फ्री हैंड होते हैं, वो फ्री हैंड, यही तो उनका काम है कि रिसोर्सेज के अंदर अंदर उन्हें अच्छी तरीके से उसको चलाना होता है। उनके पास फ्री हैंड होता है, वो हर तरह का सर शेयर डिसीजन ले ऑफर सकते हैं, वो करेंगे खुद तो उन्होंने वो हमसे पूछ इससे के अच्छा डिसीजन काम लेना है। करेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए बेटा, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना और रिसोर्सेज की वजह से नुकसान होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जानबूझ जी के नुकसान का मतलब है कि मैं अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रख रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्टर अगर रिश्वत लेते रहे और ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दें जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है, तो फिर क्या होगा? नुकसान तो अल्टीमेट हमें बियर करना पड़ेगा, टैक्स तो हमें देना पड़ेगा ना, चीजें तो हमें बियर करनी पड़ेंगी। वो तो अपना टर्नओवर पूरा जी करके चले जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, उनका क्या जाएगा? बात फॉलो कर रहे हैं मैं क्या सर कहना चाह नेक्स्ट रहा क्लास हूँ? का टाइम हो गया है। तो जाना चाह रहे हैं बेटा, चले जाए, अभी 3-4-5 मिनट रहते हैं मेरी क्लास में, जिन्होंने क्विट करना है वो क्विट कर जाए, मैं टॉपिक कंप्लीट करके जाऊंगा। जिन लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है वो जाना चाहें तो वो सर जा सकते अटेंडेंस हैं। अटेंडेंस अपने सीआर को बता दें या जीआर को बता दें, वो ले लेती है। सीआर बेटा आप इनकी वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सर, वो अभी ले लेना। ओके, CR जो है। तो बेटा जब आप उनको शेयर्स ऑफर करेंगे तो वो कंपनी के क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। और जब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उनको पता होगा कि अगर कंपनी के शेयर की प्राइसेस गिरेगी तो मेरे पास भी इसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो मे पॉसिबल वो लोग जो है वो क्या हो जाएं, थोड़ा ठीक हो जाएं। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू रिड्यूस इट, मैंने यहाँ पे ये वर्ड क्यों नहीं लिखा? हम इस प्रॉब्लम को खत्म क्यों नहीं कर सकते? रिड्यूस का मतलब होता है इस प्रॉब्लम को कम करें, रिमूव का मतलब होता है प्रॉब्लम को खत्म करें। हम प्रॉब्लम खत्म कैसे क्यों नहीं कर सकते? सर, खत्म तो इतनी जल्दी नहीं ना अचानक से सडनली हो सकेगी, पहले तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये खत्म हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ रिड्यूस ही हो सकती है। ये बात ठीक है? यस सर ठीक है, रिड्यूस ही हो सकती है, रिमूव नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी क्लास के साथ मेरा क्लैश हो गया, आप लोगों ने मैनेजमेंट से कहा हमने सर अदनान से नहीं पढ़ना जी, हमें इनकी समझ नहीं आती, उन्होंने मुझे चेंज करके एक नया टीचर आपको दे दिया, तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? अब इसको हम रिमूव नहीं बोलेंगे, मेरा और आपका यस कंफ्लिक्ट है सर, ना, तो मुझे चेंज कर देगा तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। यस सर, ये तो रिमूव होगी प्रॉब्लम। बट मैं स्टिल कहूंगा रिमूव नहीं, रिड्यूस ही हुई है अभी भी। व्हाई? सर, ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना एक अलग बात है, ये हो सकता है कि आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो और जो दूसरा टीचर आए उसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो हमें थोड़ा मतलब उसका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड हो और हमें कम कन्वे करे, ये भी तो हो सकता है। Where there is a human being, there is a conflict बेटा। अगर आपके 10 बंदों का मेरे से कॉन्फ्लिक्ट है तो मे पॉसिबल जो नया टीचर है किसी और 10 बंदों को उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी आप 100% किसी भी बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते बेटा, सिंपल सी बात है। अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 लोग है, 40 में से अगर 25 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट मेरे साथ है तो मेरे 15 मुझसे सेटिस्फाई भी हों, लेकिन जो नया टीचर आता है मे पॉसिबल वो वाले 15 जो उनका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए उस टीचर के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बेटा। हमारी कोशिश होगी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम करें। टीवी के ऊपर ऐड आती है ना सेफ गार्ड की, तो वो जरासीम में से गुजरता है तो एक जरासीम फिर बाकी बच जाता है। तो दे आर कन्वेइंग द मैसेज कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म्स, दे आर नॉट रिमूविंग द जर्म्स। 99.9% खुशकी का खात्मा। व्हाट डज इट मीन? कि दे आर नॉट 100% रिमूविंग एनीथिंग। तो वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम बेटा। तो जहां जहां पे प्रॉब्लम ये रहेगी, हाँ हमने कोशिश ये करनी है कि हमने कम से कम इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करनी है, और उसके लिए मैंने आपको मेथड बता दी जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है बेटा प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो आप किसको फेवर करोगे? सर ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को सर। सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। ओके, किसी ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहा, किसी ने कहा जी देखिए अगर आप जॉब से भी निकाल देंगे तो क्या गारंटी है जो अगला बंदा आएगा वो बड़ा पाक साफ होगा? मे बी उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं है बेटा, जब कंपनी का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसको मॉनिटर करना इतना आसान नहीं होता, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि आप ज्यादा के हर बंदे को मॉनिटर करते फिरो। तो मेथड कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है, सारे मेथड ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए
जिसमें आपको इतनी ज्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े, वो सबसे बेस्ट मेथड मेरा ख्याल है शेयर्स ऑफरिंग है। Yes, sir. कि आप शेयर्स खरीदें, उनको पता होगा यार कि हमारा मुफाद जुड़ गया कंपनी के साथ। अगर कंपनी के शेयर की प्राइस गिरी तो इसी कंपनी के शेयर्स मेरे पास भी हैं, लेकिन बेटा मे पॉसिबल लोग फिर भी ठीक ना हो, इसलिए मैंने बोला कि वी आर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, वी आर नॉट रिमूविंग इट। अब एक बंदा कहता है ठीक है यार कितना नुकसान हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपया लगाया है, 2 लाख डूब जाएगा मेरा, लेकिन उधर कमीशन में मुझे 5 लाख रुपया मिल रहा है, मैं फिर भी कमीशन ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप किसी को 100% ठीक नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की, लेकिन अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है बेटा, फायर फ्रॉम जॉब वाले। ये था बेटा हमारा कंपनी क्या होती है और उसमें एजेंसी प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे उसको कम कर सकते हैं। बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। नो सर। क्लियर है बेटा? सर यहाँ पे जो आपने कहा है शेयर ऑफर करना, तो यहाँ पे हम हर किसी को तो नहीं ऑफर कर सकते ना शेयर, जो मतलब सारे कंपनी में काम कर रहे हैं, मेन बंदों को लेंगे ना वो शेयर जो ऑफर करेंगे। जी बेटा, जो बंदे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस मैनेजर बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, एक मार्केटिंग मैनेजर बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, एक फलां बंदा प्रॉब्लम, उनको कहेंगे जी आप खरीदें इस कंपनी, जबरदस्ती बेचें उनको, ताकि उनको शेयर होल्डर बने हमारी कंपनी के। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम क्रिएट ना करें। उनको पता हो कि यार अगर मैं कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो इसी कंपनी के शेयर्स मेरे पास है तो मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। इस मकसद के लिए बेटा हम उसको शेयर्स देंगे। बेटा इंशाल्लाह फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।